कहा जाता है कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही दूसरा भी दिखाई देता है। अब भला पाकिस्तान को ही देख लीजिए। चारों तरफ से मुंह की खाने के बाद प्रॉब्लम को तो सुलझा नहीं रहा, बल्कि उल्टा भारत पर प्रॉक्सी अटैक का इल्जाम लगा रहा है। अब क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में आगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार के चुनावी मैदान में सीएम मोहन यादव ने दस्तक दे दी है। अब ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर मोहन यादव जहां भी गए वहां भाजपा का मास्टर स्ट्रोक हमेशा दमदार ही रहा है। तो क्या है इस बार बिहार में विपक्ष की हार का कारण बनेंगे मोहन यादव, जानेंगे इसे भी। और इसके अलावा आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है। कॉल डिटेल्स ने जो राज खोले हैं वो काफी गंभीर और संवेदनशील हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान शो। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव अब सीज फायर तक पहुंच चुका है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ सरहद का नहीं बल्कि सियासत, शक और भारत के नाम पर खेले जा रहे आरोपों का भी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चौंकाने वाला बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि तालिबान के फैसले अब दिल्ली में लिए जा रहे हैं। तो क्या अफगानिस्तान अब भारत का प्रॉक्सी वॉर जोन बन गया है? आइए समझते हैं पूरी कहानी का घटनाक्रम, आरोप और इसके पीछे की राजनीति। दरअसल जियो इन न्यूज में दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे शक है कि यह सीज फायर टिक पाएगा, क्योंकि अफगान तालिबान को दिल्ली से सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को उकसाया गया तो हम सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। आसिफ ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि हमारे पास जवाब देने की पूरी क्षमता है। अगर उन्होंने युद्ध का दायरा बढ़ाया तो हम हमला करेंगे, लेकिन बातचीत के लिए दरवाजा खुला है। यानी साफ है कि पाकिस्तान तालिबान से लड़ाई को सिर्फ सीमित संघर्ष नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चुनौती के रूप में देख रहा है। सोशल मीडिया पर बुधवार को अफगानिस्तान समर्थकों ने कुछ वीडियो शेयर करे, जिसमें तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जा करते दिखे। वीडियो वायरल होते ही पाकिस्तान में हलचल मच गई, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इन वीडियो को फेक बताया। उन्होंने कहा कि तालिबान लड़ाके जिस मॉडल के टैंक पर दिख रहे हैं वो पाकिस्तान का नहीं है, शायद किसी कबाड़ी से लिया है या पुराने जमाने का टैंक चला रहे हैं। ये सब झूठी तस्वीरें और वीडियो हैं। आसिफ ने साफ कहा कि काबुल की तरफ से लगातार झूठ बोला जा रहा है और वे भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। तनाव इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जाने वाले ट्रकों पर भी रोक लगा दी। मतलब अफगानिस्तान अब अपने व्यापार के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आदेश जारी कर दिया है कि क्वेटा और पेशावर के कस्टम स्टेशन पर अब अफगान कंटेनर नहीं जाएंगे। सभी गेट पास रद्द कर दिए गए हैं। कराची और पोर्ट कासिम से अफगानिस्तान जाने वाले सभी ट्रक बंदरगाहों पर रोक दिए गए हैं। जो कंटेनर लोड होकर रवाना हो चुके थे उन्हें भी रास्ते से वापस उतारा जा रहा है। अब इससे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वो समुद्र से दूर है और पूरी तरह पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर है। चलिए अब बात करते हैं उस जंग की जो बीते एक हफ्ते से दोनों देशों की सीमाओं पर जारी है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच कई मोर्चों पर भिड़ंत हुई है। बुधवार को दोनों पक्षों में 48 घंटे के सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन इससे ठीक पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हवाई हमले किए थे। इन हमलों में लगभग 15 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा घायल हुए। जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन अटैक किया, जहां एक प्लाजा में बने सीक्रेट ऑफिस को निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान का दावा है कि यह दफ्तर खुफिया गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। दोनों तरफ से अब तक दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान हर बार भारत का नाम क्यों लेता है? क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच भरोसे का संकट इतना गहरा हो गया है कि उसे बाहरी हाथ ढूंढने की जरूरत पड़ रही है, या फिर ये बयान घरेलू राजनीति के दबाव को मोड़ने की कोशिश है? अब अगर पाकिस्तान और तालिबान का संघर्ष इसी तरह बढ़ता गया तो ये न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन सकता है। बिहार चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी के लिए सीएम मोहन यादव की एंट्री अब गेम चेंजर मानी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव
16 अक्टूबर को बिहार के दौरे पर रहे। उन्होंने पटना के कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के कदम कुआं और विक्रम सीट के पार्वती स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड में दो विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ का मंत्र दिया है, यानी हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में मोदी की भूमिका निभाए। मोहन यादव भी उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व ने बीजेपी को 29 में से 29 लोकसभा सीटें जिताई। अब पार्टी उम्मीद कर रही है कि बिहार में भी वही जादू दोहराया जाए। साथ ही ये भी बता दें कि मोहन यादव का स्टार प्रचारक के तौर पर रिकॉर्ड शानदार रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने हरिनगर, नफजगढ़, मुस्तफाबाद, मालवीय नगर, विकासपुरी, रोहिणी, बादली ऐसी सीटों पर प्रचार किया था और नतीजा ये रहा कि पार्टी उन सीटों पर भारी अंतर से जीती। इसी तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में देवरिया और रॉबर्ट्सगंज में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए रोड शो और जनसभाएं की। दोनों जगह पार्टी को जीत मिली। सिर्फ इतना ही नहीं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी मोहन यादव का असर दिखा। हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों भिवानी, दादरी, दोशाम और झज्जर, भवानीखेड़ा में उन्होंने प्रचार किया और इनमें से 4 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर की सांबा सीट पर भी उनके रोड शो के बाद कमल खिल गया था, यानी जहां जहां मोहन यादव गए बीजेपी को सीट मिली। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोहन यादव बीजेपी के लिए अब संगठन और रणनीति दोनों में अहम चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने 3 महीने के अंदर ही अपना नेतृत्व साबित किया, जब लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा में भी उसका गढ़ ढहा दिया, जहां से दशकों से कांग्रेस का कब्जा था। मोहन यादव का सधा हुआ भाषण, जमीनी जुड़ाव और सटीक चुनावी संदेश, इन्हीं 3 गुणों से उन्होंने बीजेपी का भरोसेमंद प्रचारक बना दिया है। ऐसे में अब जब बिहार चुनाव का रण तेज हो चुका है, मोहन यादव का बिहार में उतरना बीजेपी के लिए नई ऊर्जा का संकेत है। वे सिर्फ स्टार प्रचारक नहीं बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक जोड़ने वाले नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या मोहन यादव का एमपी वाला जादू बिहार में भी दोहराया जा सकेगा या फिर नहीं। आईपीएस पूरन के कॉल रिकॉर्ड से बड़ा खुलासा हुआ है। दिवंगत आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या करने से कुछ देर पहले ही कुछ लोगों से बातचीत की थी। उनके कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल ने सब कुछ सामने ला दिया। क्या अहम खुलासा हुआ है, आज बताएंगे आपको। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में एक नया मोड़ सामने आया है। एक संगीन मामले की जांच कर रहे रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने मंगलवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से पुलिस को एक 3 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज मिला, जिसमें एएसआई संदीप कुमार ने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद पुलिस सख्ते में आ गई और जांच में तेजी लाते हुए अब बड़ा खुलासा किया है। और यह खुलासा आईपीएस पूरन कुमार की कॉल रिकॉर्ड से हुआ। पता चला कि आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या के कुछ घंटों पहले कुछ वकीलों से बातचीत की थी। चंडीगढ़ पुलिस अब ये जांच करने में जुटी हुई है कि आत्महत्या से पहले आईपीएस पूरन कुमार और वकीलों के बीच क्या बातचीत हुई थी। इसमें सबसे अहम पहलू यह है कि इस दौरान आईपीएस पूरन ने वकीलों से रोहतक में दर्ज हुई एफआईआर को लेकर बातचीत की थी या नहीं। रोहतक में मामला दर्ज होने के बाद आईपीएस पूरन कुमार के गनर सुशील को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल आईपीएस पूरन के गनर को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ा गया था। पकड़े जाने के बाद उसने कहा कि आईपीएस पूरन के कहने पर ही उसने ऐसा किया था। इस मामले की जांच एएसआई संदीप कुमार कर रहे थे और मंगलवार को संदीप कुमार ने भी आत्महत्या कर ली। ऐसा करने से पहले उन्होंने आईपीएस पूरन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो बनाया था। इसके साथ ही 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। हालांकि इनका सत्यापन नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि एएसआई संदीप कुमार ने पूरन कुमार के सहयोगी और हेड कांस्टेबल सुशील कुमार की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी। पूरन कुमार रोहतक जिले में महानिरीक्षक रहे थे और पिछले हफ्ते चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। पूरन कुमार ने एक कथित सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया सहित 8 अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का आरोप लगाया गया था।
सरकार ने पुलिस महानिदेशक को छुट्टी पर भेज दिया, जबकि बिजारनिया का तबादला कर दिया गया। दावा तो यह किया गया था कि आरोपी गनर ने अपने बयान में ये कबूल किया कि ये पैसे पूरन कुमार के कहने पर लिए गए थे। इस मामले के बाद आईपीएस पूरन कुमार का तुरंत सुनारिया जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद अगले ही दिन यानी 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार ने खुदकुशी कर ली। अब इसी केस में वाई पूरन कुमार के गनर को अरेस्ट करने वाले एएसआई संदीप कुमार ने खुदकुशी कर ली है। 50 करोड़ की डील के खुलासे ने पुलिस महकमे की नींव हिला दी है। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो भी इनके खिलाफ शिकायत होती है, उसी भ्रष्टाचार से सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। तो फिलहाल अभी जांच जारी है और अभी और भी कई खुलासे होंगे, कई नाम सामने आएंगे। तो आज खबर प्रधान शो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।